हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में नया टॉपिक लेके आया हूं और उसका शीर्षक है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है और उसमें केंद्र सरकार है, राज्य की इकाइयां हैं और दोनों यूनिट के पावर डिफाइंड हैं, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन जब जुडिशरी का मामला आता है, न्यायपालिका का, तो वहां पर इंटीग्रेटेड माने एकीकृत जुडिशरी की स्थापना भारत के संविधान के द्वारा किया गया है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है। ये कंसेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों इस ग्राफिक में आप देख रहे हैं कि शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट है, जो सभी प्रकार के अपील को, सिविल या क्रिमिनल के अपील को सुनने का उसको अधिकार है, सर्वोच्च अदालत है। इसके बाद में और कहीं अपील नहीं की जा सकती है, मतलब ये अंतिम अपीलीय अदालत है। इसके कुछ खास ओरिजिनल जुरिडिक्शन हैं जो दूसरे अदालत के पास में नहीं है, जो हम आगे बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। हाई कोर्ट एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है और 2 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से भी हो सकता है, जैसे कि लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के एक यूनियन टेरिटरी है और जो हाई कोर्ट ऑफ केरला का जुरिडिक्शन है लक्षद्वीप पर, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। तो इसी तरह से दोस्तों एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, एक से अधिक स्टेट के लिए हो सकता है और कुछ यूनियन टेरिटरी का भी हो सकता है। जैसे गोवा का, जो गोवा के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट को क्षेत्राधिकार है और दिल्ली में 1966 से सेपरेट हाई कोर्ट की स्थापना की गई है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, जिसका कि हेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। और इसको हमने 3 भाग में विभाजित कर दिया है। पहला सिविल कोर्ट, दूसरा क्रिमिनल कोर्ट और तीसरा रेवेन्यू कोर्ट। तो पहला सिविल कोर्ट की अध्यक्षता भी डिस्ट्रिक्ट जज करता है और इसके साथ बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सपोर्ट में होते हैं। सीआरपीसी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को वही पावर है जो डिस्ट्रिक्ट जज को है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिस्ट्रिक्ट जज का ज्यादा होता है क्योंकि वो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उसके नीचे सब जज होता है और सब जज के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और अभी जैसे कि हाल में नई परिपाटी चली है लोक अदालत की, क्योंकि बहुत सारे जो केस कोर्ट में पेंडिंग हैं उसके निपटारा करने के लिए समय समय पर हाई कोर्ट के द्वारा विशेष अभियान शुरू किया जाता है और प्रत्येक जिले में लोक अदालत लगाई जाती है, जिसमें जनता से सीधे रूबरू होकर के जजेस फैसला करते हैं। तो इससे बहुत सारे जो पेंडिंग केस अदालत में थे उसका निपटारा हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं
कि अधिकांश जो पेंडिंग केस हैं वो ट्रैफिक से संबंधित हैं या छोटे छोटे लैंड डिस्प्यूट्स के मामले हैं। तो इन छोटे छोटे मामलों का निपटारा लोक अदालत के द्वारा एक निश्चित तिथि को संबंधित जिले में हाई कोर्ट के पर्यवेक्षण में किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स का भी हेड जिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलते हैं उसको, और इसके अधीन जैसे मेट्रोपॉलिटन में बॉम्बे, मद्रास, या जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं, या कलकत्ता, तो वहाँ के जो चीफ मजिस्ट्रेट होता है उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, और दूसरे जगह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजीएम कहते हैं। और इसके अधीन में एसीजीएम फर्स्ट क्लास और एसीजीएम सेकंड क्लास की पदस्थापना होती है। और इसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट्स, जहां पर कि रेवेन्यू मामलों का निपटारा किया जाता है, हर एक स्टेट में रेवेन्यू कोर्ट्स की स्थापना की गई है, जिसमें कि सबसे जो सर्वोच्च जो रेवेन्यू के मामले में अदालत होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, जिसमें कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स उसके मेंबर होते हैं। उसके नीचे कमिश्नर्स, जो प्रत्येक कमिश्नरी में एक कमिश्नर होता है, वो रेवेन्यू मामले का भी कमिश्नरी में हेड होता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रेवेन्यू मामले को निपटारा करते हैं। और उसके नीचे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स या एडिशनल कलेक्टर, और उसके नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और उसके नीचे हर एक तहसील में तहसीलदार, और तहसीलदार के अधीनस्थ असिस्टेंट तहसीलदार, जिसको कि नायब तहसीलदार कहते हैं, ये रेवेन्यू मामले के प्रभारी होते हैं। तो इस तरह से हमने इस ग्राफिक के द्वारा भारतवर्ष में जो न्यायपालिका की जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में, शुरुआती दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीफ जस्टिस और 7 जस्टिसेस या जजेस का प्रावधान किया गया था, लेकिन पेंडिंग केसेस को देखते हुए अभी वर्तमान में एक चीफ जस्टिस प्लस 30 जजेस अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, लेकिन आजकल नए नियम के अनुसार कॉलेजियम, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेज होते हैं, और इनके द्वारा जजों का सिलेक्शन किया जाता है और अपने अनुशंसा के साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भेजा जाता है, और इस प्रकार से जजों की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से जो पावर पॉलिटिक्स से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के नियुक्ति की प्रक्रिया स्वतः निर्धारित कर लिया है कॉलेजियम के माध्यम से।
अभी वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार की भूमिका बहुत सीमित हो गई है। आजकल केंद्र सरकार या उसके अधीन लॉ मिनिस्ट्री केवल सेलेक्टेड जजों के एंटीसीडेंट इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है और एनओसी जारी करती है कि क्या उनके खिलाफ में कोई सीरियस चार्जेस तो नहीं है पूर्व में, और उनका किस प्रकार का व्यवहार रहा है, उनके एंटीसीडेंट क्या रहे हैं, माने पास्ट क्या रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जांचने का काम केंद्र सरकार के पास रह गया है, और संतुष्ट होने के बाद में केंद्र सरकार एनओसी जारी करती है और उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजों का अपॉइंटमेंट करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान ने जजों की स्वतंत्रता के लिए कि वो किसी प्रकार के दबाव में नहीं आए, अनेक प्रकार के उपबंध किए हैं। जैसे उनका जो पहला पे अलाउंसेस ऑफ जजेस एंड स्टाफ्स shall be charged upon consolidated fund और pay allowances of judges and staffs shall be charged upon the कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस कारण से एक्सपेंडिचर पर किसी प्रकार की वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं की जा सकती है। नो वोटिंग इन पार्लियामेंट। पहला पॉइंट। दूसरा, नो डिस्कशन on the conduct of judges in parliament except तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जजेस के कंडक्ट पर, उनके आचरण पर किसी प्रकार का बहस पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है, सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़ करके। और परिस्थिति क्या है कि अगर संबंधित जजेस के खिलाफ में कोई इंपीचमेंट या महाभियोग का प्रस्ताव अगर लाया गया है तो उस स्थिति में चर्चा की जा सकेगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जजों के इंडिपेंडेंस या उनकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए।
तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि नो रिडक्शन इन पे ऑब्लिक अलाउंसेस ऑफ जजेस ड्यूरिंग हिज टेन्योर एक्सेप्ट ड्यूरिंग फिनेंशियल इमरजेंसी। तो दोस्तों, किसी भी जज का उनके तनख्वाह में कटौती नहीं की जा सकती है, जैसे कि स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल इमरजेंसी, जो वित्तीय जो आपातकाल जो घोषित होता है, हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ है, जो हमने पहले के वीडियो में बताया था, और जिसका प्रावधान आर्टिकल 360 में है। तो इस परिस्थिति में छोड़कर जजेस के तनख्वाह में, उनके भत्ते में किसी प्रकार की कोई कटौती उनके कार्यकाल के दौरान नहीं की जा सकती है। एक और प्रावधान है कि नो जजेस दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल 65 इयर्स में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के जज 62 इयर्स में रिटायर होते हैं। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ताल्लुक है, वो रिटायरमेंट के बाद में हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के लिए ये उपबंध है, हाई कोर्ट जजेस के लिए अगर वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद से वो जिस हाई कोर्ट से उनका रिटायरमेंट हुआ है, उस हाई कोर्ट को छोड़ करके दूसरे हाई कोर्ट में, अनदर हाई कोर्ट, प्लस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे जितने मैंने अभी तक उपबंध बताए, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट पर लागू होता है। मतलब उनका भी तनख्वाह या अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है और इस पर कोई वोटिंग नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, एडहॉक जजेस का भी प्रावधान है आर्टिकल 127 में। इसके तहत में अगर क्वारम पूरा नहीं हो रहा हो तो उस स्थिति में विद द प्रायर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। अगर क्वारम पूरा नहीं हो रहा हो तो किसी हाई कोर्ट के जज को संबंधित चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सलाह मशविरा करने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है फिक्स्ड पीरियड के लिए, ओनली फॉर फिक्स्ड पीरियड एंड फॉर ए स्पेसिफिक वर्क। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए
या हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है उसके लिए भी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो संविधान ने उसकी स्पष्ट व्याख्या किया है। और सबसे पहला जो शर्त है कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी और हाई कोर्ट के जज के लिए भी। दूसरा पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए 5 साल किसी व्यक्ति का है हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में इन सक्सेशन मतलब लगातार, और मतलब बीच में उसमें बाधा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर इन सक्सेशन कोई व्यक्ति 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में, एक या 2 हाई कोर्ट में जजेस रहा है, तो वो इसके कंडीशन को फुलफिल करता है। और इसी तरह से तीसरा पॉइंट है कि वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस किया हो। और चौथा पॉइंट है ही शुड बी he should be eminent jurist in the eyes of the president of India, मतलब कैबिनेट के आइज में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी क्वालिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। इसी तरह से हाई कोर्ट के जज के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसे 10 साल तक लगातार इन सक्सेशन जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए किसी भी स्टेट का। और तीसरा पॉइंट है कि ही हैज बीन एडवोकेट फॉर 10 इयर्स इन हाई कोर्ट इन सक्सेशन, लगातार। इन वन कोर्ट, इन वन हाई कोर्ट और 2 और another। हम जानते हैं कि आर्टिकल 124 से लेके 147 तक संविधान में, हमारे भारत के संविधान में भारत के जुडिशरी सिस्टम के बारे में उल्लेख है। तो अब हम चलते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है। महाभियोग जिसको हिंदी में कहते हैं, दोस्तों जजेस के इंडिपेंडेंस या उनके कार्य में किसी प्रकार का बाधा ना पहुंचे, इंडिपेंडेंस को अक्षुण्ण रखने के लिए जजेस पावर पॉलिटिक्स के शिकार ना हो जाएं, तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उनके लिए जो इम्पीचमेंट की या महाभियोग की जो व्यवस्था किया है वो बहुत ही कठिन है। और उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? पहला कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ में कोई महाभियोग प्रस्ताव लाना है, तो अगर वो लोकसभा में ओरिजिनेट करता है तो इसके लिए 100 सदस्यों 100 MPs, और अगर वो राज्यसभा से ओरिजिनेट करता है मतलब वहाँ पर इम्पीचमेंट बिल लाया जाता है, तो राज्यसभा में 50 MPs, 100 MPs ऑफ लोकसभा और 50 MPs ऑफ राज्यसभा। ये नोटिस दिया जाएगा और ये नोटिस 14 दिन पूर्व दिया जाएगा, 14 days बिफोर। उन्नीस 1968 में जजेज इंक्वायरी
एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और इसके तहत में अगर कोई इम्पीचमेंट का प्रस्ताव एमपीज के द्वारा लाया जाता है तो उस स्थिति में मैंने जहां राज्यसभा में या लोकसभा में, तो अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा का जो हेड है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एक ऑफिशियो चेयरमैन। तो इनके द्वारा एक जुडिशियल कमिटी का गठन किया जाएगा। और इसमें जो हेड होगा जुडिशियल कमिटी का वो होगा वन सर्विंग जज। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इनके और इसके साथ में 2 मेंबर प्लस 2 मेंबर्स और रहेंगे, जिसमें कि इमिनेंट जूरिस्ट भी रह सकते हैं। इनके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में अगर ये पाया जाएगा कि इसमें कोई तथ्य है या भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार वर्ड नहीं आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जजेस को 2 आधार पर हटाए जा सकते हैं, प्रूव्ड मिस बिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर में भी नहीं, करप्शन भी आ जाएगा। तो 2 आधार पर जजेस को हटाए जा सकते हैं। अगर कमिटी के द्वारा, जुडिशियल कमिटी के द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि संबंधित जज पर आरोप गंभीर है, उनके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर का चार्ज बनता है या इनकैपेसिटी का चार्ज बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना रिपोर्ट संबंधित हाउस के अध्यक्ष को देगा। मतलब अगर राज्यसभा से ओरिजिनेट किया है बिल रिजोल्यूशन तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करेगा। अब इसके बाद में इस पर बहस किया जाएगा और बहस के दौरान जो एक्यूज जज है वो या तो स्वतः उपस्थित हो सकता है या अपने डिफेंस के लिए लॉयर रख सकता है और वहां पर उसका लॉयर डिफेंड करेगा। जैसे कि रामास्वामी के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आने पर कपिल सिब्बल एडवोकेट के द्वारा बहस किया गया था। तो वो खुद बहस कर सकते हैं अपने डिफेंस में या अपने पक्ष में वकील रख सकते हैं, एडवोकेट रख सकते हैं। डिस्कशन होने के बाद में अगर मान लीजिए राज्यसभा के द्वारा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मतलब जो कुल सदस्य संख्या है, जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसका मेजॉरिटी एंड प्लस 2/3 of the majority of MPs से अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो इसके बाद लोकसभा में यही प्रस्ताव जाएगा और वहां भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोकसभा भी अपना जुडिशियल कमेटी गठित कर सकता है, जांच कर सकता है और उसके बाद में अगर उसमें तथ्य पाया जाता है तो उस इंपीचमेंट रिजोल्यूशन को, प्रपोजल को लोकसभा में भी मूव किया जाएगा। और अगर वहां भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स प्लस 2/3 ऑफ मेजॉरिटी
एमपीज के द्वारा, मिलिट्री ऑफ एमपीज के द्वारा अगर ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद यह प्रस्ताव स्पीकर के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संबंधित जज को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब उस दिन से उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। ही विल बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जज। ये दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दुरूह प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि अगर कोई पॉलिटिशियन या उनका इंटरेस्ट ग्रुप या वेस्टेड इंटरेस्ट अगर कोई जजमेंट देने से वो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जजों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उनके द्वारा कोई कुत्सित प्रयास न किया जाए, गलत कैंपेन न चला जाए। तो इसीलिए जजों की सुरक्षा के लिए, उनकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस प्रकार की दुरूह प्रक्रिया, कठिनतम प्रक्रिया अपनाई गई है, जिस तरह से अमेरिका के संविधान में अपनाई गई है। तो जैसे कि दोस्तों हमने बताया अभी तक कि जो हमारे यहाँ जो जजेस का सिलेक्शन होता है वो पूरी तरह से एक इन कैमरा सिलेक्शन होता है, जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है या एमपीज की या चुने हुए प्रतिनिधि की कोई भागीदारी नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट जजों की नियुक्ति के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू सेलेक्ट और इसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा सीनेट में इसके अप्रूवल के लिए भेजा जाता है और सीनेट के द्वारा संबंधित कैंडिडेट को उसका इंटरव्यू लेता है, उसके एंटीसीडेंट को जांचता है, परखता है, उसके खिलाफ में इंटेलिजेंस गैदर करता है और इसके अतिरिक्त जनता से भी उसके बारे में राय मांगी जाती है। अगर किसी को संबंधित उस कैंडिडेट के बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी फीडबैक मंगाई जाती है। तो इस तरह से जो जजों का सिलेक्शन अमेरिका में होता है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। लेकिन हमारे यहाँ सिलेक्शन की प्रक्रिया अलग है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या ज्यूरिडिक्शन है, इसके बारे में हम बताएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, हमारा जो टॉपिक है वो उसका शीर्षक है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, और जिसके तहत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो आइए चलते हैं कि ज्यूरिडिक्शन क्या है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फेडरल इन कैरेक्टर है। और ये सर्वोच्च अदालत है हिंदुस्तान की, और इसके बाद इसके निर्णय के खिलाफ अन्य
दूसरे कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते, तो अंतिम अपीलेट कोर्ट है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? तो सबसे पहले जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो है रिजोल्यूशन ऑफ disputes between center and states। जहाँ भी ऐसी समस्या आती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इन्वॉल्व हो, तो सुप्रीम कोर्ट के ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में ये कार्य आता है और इस डिस्प्यूट को या इस झगड़े को, इस विवाद को रिजोल्यूशन करने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास में है, किसी हाई कोर्ट के पास में नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि एक तरफ एक केंद्र सरकार हो, दूसरी तरफ बिहार सरकार हो, या ये भी हो सकता है कि 3-4 स्टेट एक तरफ हो और केंद्र सरकार एक तरफ हो, या ये भी समस्या हो सकती है कि 2 स्टेटों के बीच में विवाद हो। मान लीजिए यूपी और बिहार के बीच में विवाद हो, तो 2 स्टेट के बीच में भी विवाद हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो 2 स्टेटों के बीच में मामला हो, या एक तरफ केंद्र सरकार हो या दूसरे तरफ राज्य सरकार हो, तो ऐसे डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करना या निपटारा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। और ऐसे केस हाई कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते हैं, किसी हाई कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते हैं, सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम, जैसे कि फिनांस कमीशन, आप जानते हैं कि भारत सरकार फिनांस कमीशन का गठन करता है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है और इसका काम होता है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटी, माने संधि या एग्रीमेंट, माने सहमति या कॉवेनेंट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले किए गए हों और जो अभी तक उस ट्रीटी का क्रियान्वयन में ऑपरेशन हो रहा हो या वो एक्टिव ऑपरेशन में हो, क्रियान्वयन हो रहा हो, तो ऐसे केसों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बाहर होगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं, और जैसे कि आर्टिकल 262, 263 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के निराकरण के लिए 1956 में
ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, तो इस क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होगा। अब हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले 1861 में अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग हाई कोर्ट बनाए थे। कहाँ के लिए? मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं, मुंबई या बॉम्बे, और तीसरा कलकत्ता। जिसको आजकल कोलकाता बोलते हैं। इन तीनों प्रेसिडेंसी में चूंकि अंग्रेज ज़्यादा तादाद में इन प्रेसिडेंसियों में रहते थे, तो सबसे पहले उन्होंने 1861 में इन तीनों प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना किया। 1865 में दूसरे राज्यों में भी हाई कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में जो हाई कोर्ट्स हैं उनको क्रिमिनल एंड सिविल मामले में ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्राप्त है। जो अगर इन तीनों शहरों में अगर सिविल और क्रिमिनल के मामले सामने आते हैं, तो सीधे इन तीनों हाई कोर्ट्स जो प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट हैं, इनके वो सीधे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और इसमें उन्हें ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्राप्त है। और वो ऐसे सिविल मामले जिसमें कि 20,000 से ऊपर के वैल्यू के प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हैं, मोर देन 20,000 रुपीज, तो उनकी सुनवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो हाई कोर्ट्स हैं, उनको इन मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी, मैट्रिमोनियल मैटर्स लाइक डाइवोर्स, मैरिज और विल या वसीयतनामा जिसको बोलते हैं, इन मामलों में दीगर हाईकोर्ट को भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त जो आजकल सबसे महत्वपूर्ण ओरिजिनल जुरिडिक्शन है हाई कोर्टों के पास में, वो है हियरिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशंस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर साल किसी न किसी भाग में चुनाव होता है, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, स्टेट्स के चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव होते हैं। तो हमेशा चुनाव का दौर चलता रहता है और चुनावों में धांधली की शिकायत आती है, करप्ट प्रैक्टिसेस की शिकायतें आती हैं। तो इन सभी समस्याओं को सुनने के लिए, इन ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए हाई कोर्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन हैं वो अपना पिटीशन दायर करते हैं और इस तरह से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की सुनवाई की जाती है और उनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, जजमेंट पास किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हम पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट
हमारे संविधान का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है और इसके अतिरिक्त नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का भी सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 32, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पूर्व के वीडियो को। आर्टिकल 32 में जो राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और इसके तहत में 5 प्रकार के रिट पास करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। कौन कौन सा है? हेबियास कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा सर्टियोरी, चौथा प्रोहिबिशन, और पांचवा को वारंटो। ये 5 प्रकार के रिट जारी करने के आदेश पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है और कोई भी नागरिक अगर उसका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी स्टेट के द्वारा या किसी पब्लिक के द्वारा किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति सीधे बिना हाई कोर्ट गए हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इन 5 में से किसी एक के तहत में रिट पिटीशन दायर करेगा और जो एग्रीव पार्टी है उसको रिलीफ देने का प्रयत्न करता है। हाई कोर्ट के पास में जो रिट पिटीशन सुनने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। वो कैसे कि हाई कोर्ट अपार्ट फ्रॉम इन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का रिट पिटीशन सुनने का अधिकार है और वो आर्टिकल 226 के तहत में इसकी सुनवाई करता है। तो दोस्तों हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत में रिट पिटीशन की सुनवाई करता है और इसके तहत में अपार्ट फ्रॉम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये ऑर्डिनरी राइट्स जो जनता के पास में है उसकी भी सुनवाई करता है। और 227 में वो अपने अधीनस्थ सभी जो कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन पर भी निगरानी रखने का काम करता है। टू सुप्रिटेंड एंड कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हेलो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन की तरफ। तो अपीलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के क्या है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब संवैधानिक। इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर किसी हाई कोर्ट के द्वारा ये सर्टिफाई कर दिया जाए किसी केस के बारे में कि इसमें सब्सटेंशियल
मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, मतलब कानून या तथ्य ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाना अनिवार्य है, क्योंकि इट रिलेट्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए अगर ऐसा सर्टिफिकेट संबंधित हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को डिसाइड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 136 के तहत ये पावर है कि वो स्पेशल लीव फॉर द अपील जारी करे और संबंधित केस को डिसीजन के लिए अपने पास में बुलाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को धारा 136 के तहत में किसी भी जजमेंट को या किसी ऑर्डर को या किसी डिक्री को या किसी सेंटेंस को या सजा को सुनने का अधिकार है, तो वो इसके लिए स्पेशल लीव, ग्रांटिंग ऑफ स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और इसके तहत में उस केस को सुनने का अधिकार उसे प्राप्त है और उस पर निर्णय लेने का अधिकार उसे प्राप्त है। इसके अतिरिक्त ऐसे सिविल मामले जिसमें कि 20,000 रुपया का प्रॉपर्टी, 20,000 रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी, मोर देन का प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और हाई कोर्ट के द्वारा यह सर्टिफाई किया जाता है कि इसमें मैटर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट इन्वॉल्व है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को सिविल मैटर में भी अपील सुनने का अधिकार है। पार्लियामेंट को यह अख्तियार है कि वो सिविल और क्रिमिनल मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिविल ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा सके। क्रिमिनल मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का क्या क्या अधिकार है। पहला, कि अगर मान लीजिए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किसी मामले में एक्विटल की सजा दी गई है, माने एक्विटल कर दिया गया है, माने बरी कर दिया गया है, किसी एक्यूज को बरी कर दिया गया और उसके बाद में हाई कोर्ट ने उसमें डेथ सेंटेंस दे दिया है। हाई कोर्ट के द्वारा मान लीजिए गवर्नमेंट उस निर्णय के खिलाफ में गवर्नमेंट हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उस मामले में डेथ पेनल्टी घोषित कर दिया, अवार्ड कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है। एक ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जहां पर कि हाई कोर्ट ने किसी मामले को सबऑर्डिनेट कोर्ट से, माने किसी मामले मतलब क्रिमिनल मामले को सबऑर्डिनेट कोर्ट से बुला लिया हो, उसके सारे रिकॉर्ड बुला लिए हों और हाई कोर्ट ने ट्रायल किया हो और उसके बाद उसको उस मामले में डेथ पेनल्टी दे दिया या कैपिटल पनिशमेंट दे दिया हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट को
इस केस से संबंधित अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अब दोस्तों चलते हैं कि हाई कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्या क्या हैं। तो पहला, सिविल मामले में अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू ₹5,000 से अधिक है और इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व है, दोनों चीज जुड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को सिविल मामले में अपील सुनने का अधिकार है। सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त है। क्रिमिनल केस में ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर सब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट या सीजीएम या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अब ये तीनों जो पदाधिकारी हैं, जजेज हैं, इनको 7 साल किसी प्रकरण में अगर 7 साल के सजा का प्रावधान होता है तो उस 7 साल तक तो उसमें सीजीएम को उसको ट्रायल करने का अधिकार है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनको कैपिटल पनिशमेंट देने का भी अधिकार है और वैसा ही अधिकार सीआरपीसी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी है। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिले के कोर्ट का हेड होता है, मुखिया होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा होता है, लेकिन एज फार एज सीआरपीसी इज कंसर्न, एज फार द लॉ इज कंसर्न, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अधिकार समान हैं। तो अगर मान लीजिए किसी मामले में इन तीनों में से किसी ने किसी प्रकरण में 7 साल या उससे अधिक की सजा दे दी है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित जो व्यक्ति है माने एक्यूज्ड पार्टी वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने किसी व्यक्ति को, किसी एक्यूज्ड को कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड दिया हो, तो ऐसे प्रकरण में निश्चित रूप से हाई कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हाई कोर्ट को सभी फेडरल जो लॉ हैं, मतलब अपने हिंदुस्तान में यूनियन लिस्ट, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिसमें 100 आइटम है, 100 सब्जेक्ट हैं, और स्टेट लॉज या कंकरेंट लॉज, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हाई कोर्ट भी यूनियन लिस्ट से संबंधित डिस्प्यूट्स को सुनने का, हियरिंग करने का उसको अधिकार प्राप्त है। स्टेट लॉज से संबंधित जो मुद्दे आते हैं उसको भी सुनने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी स्टेट ने
किसी मामले के लिए पृथक से ट्रिब्यूनल बनाया है तो इस ट्रिब्यूनल पर हाईकोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार या जुरिडिक्शन नहीं रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपीलीय अधिकार सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के क्या क्या हैं उसको हमने आपको डिटेल में व्याख्या किया है। मुझे महसूस होता है कि आपको अच्छा लगा होगा। हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य अधिकार भी है और वो है एडवाइजरी, परामर्श देने का अधिकार आर्टिकल 143 के तहत में। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का परामर्श चाहता है और वो मामला पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 143 के तहत में एडवाइस के लिए भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकती है, एडवाइस दे भी सकती है उस बिंदु पर, या नहीं भी दे सकती है। लेकिन जहां पर ऐसे मामले हैं जो बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बहुत सारे ट्रीटीज, कोवेनेंट या एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से पहले, मैंने लागू होने से पहले, मैंने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई ऐसा ट्रीटी किया गया हो, संधि किया गया हो, या कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया हो, या कोवेनेंट, ऐसा कोई समझौता किया गया हो, और जो कि अभी भी ऑपरेशनल हो, माने क्रियाशील हो, तो उस मामले में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, डिस्प्यूट्स अराइजन डिस्प्यूट्स, तो ऐसे मामले में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या एडवाइस मांग सकती है। और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना अनिवार्य है। इट विल हैव टू गिव एडवाइस, प्रॉपर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में एससी इज बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एक अन्य अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है रिवाइजरी, माने पुनरावलोकन का अधिकार। मतलब अगर कोई जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं, अगर उसे लगता है कि उसको दोबारा से रिवाइज किया जाए, तो यह भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यह अधिकार किसी अन्य कोर्ट को प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट पूरे देश पर लागू हैं और इट इज इनफोर्सिबल इन द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन जजमेंट। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इसे रिवाइज किया जाए, तो वो रिवाइज कर सकती है। जैसे गोलोकनाथ केस, में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसको जस्ट उन्होंने पलट दिया और वो उन्होंने कहा कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के जजमेंट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है इसके बारे में उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट समय समय पर और बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार अपने जजमेंट में भी बदलाव करता रहता है और ये उसका विशेषाधिकार है। जहां पर देश के अन्य कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी जजमेंट डिक्री, ऑर्डर्स, प्रोनाउंसमेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, वो हिंदुस्तान के सभी कोर्ट पर लागू है। और जो हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में, जजमेंट को रखते हुए रेफरेंस के रूप में विभिन्न केसों में अपना फैसला सुनाते हैं। और यही काम हाई कोर्ट का भी है। हाई कोर्ट इज ऑल्सो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री का रेफरेंस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं या हाई कोर्ट के द्वारा स्वतः भी उन जजमेंटों को, उन डिक्रियों को एक नज़ीर के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में उसको अपने सामने रख करके किसी मामले में अपना फैसला सुनाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण जो अधिकार है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो है, खास करके सुप्रीम कोर्ट का, वो है इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो उस कानून के कॉन्स्टिट्यूएलिटी को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है, माने संवैधानिकता। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि अगर कोई कानून पास हुआ है तो क्या वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्या उससे मेल खाता है कि नहीं। अगर वो मेल नहीं खाता है, मतलब इट कॉन्ट्राविन्स, अगर विधायिका के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा,
या किसी स्टेट असेंबलीज के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि क्या वह कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या वो कंट्राविंस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, इट कंट्राविंस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को अगर वो कानून फॉलो नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है कि उसको वो वॉइड कर दे, माने निरस्त कर दे। और इसी के तहत में ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के काम, बल्कि जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, जो डिक्रीज, जो विभिन्न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जारी किए जाते हैं, इवन लोकल बॉडीज के द्वारा जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं, उसकी संवैधानिकता को भी जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका जो बेसिक सिद्धांत वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और कोई भी पार्लियामेंट्री कानून या असेंबली के द्वारा पारित कानून या लोकल बॉडीज के द्वारा पारित कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के से मेल नहीं करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो विभिन्न जो धाराएं हैं, जो विभिन्न उपबंध हैं, उससे वो मेल नहीं खाता है या उसके प्रावधानों को कंट्रावीन करता है या उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है कि उस कानून को वो निरस्त कर दे। दोस्तों, यह जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में है। और इसकी शुरुआत 1803 एडी में मरबरी वर्सेस मेडिसन, मरबरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका द्वारा पारित किया गया है। उस समय में चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका मार्शल थे। और उस समय से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के पावर को उपयोग किया जाता रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू के तहत में विभिन्न प्रकार के कानून जो विधायिका द्वारा पास किए गए हैं या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो किसी संवैधानिक कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको निरस्त किया जा चुका है और 100 से ज़्यादा केस को निरस्त किया जा चुका है। तो हमारे देश में जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो बेसिकली आर्टिकल 13 और आर्टिकल 136 इसके तहत में, जैसा कि दोस्तों मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं फंडामेंटल राइट्स के शीर्षक के तहत में, कि जिसमें कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी कानून विधायिका के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा या लोकल बॉडीज के द्वारा कोई भी कानून ऐसा पास किया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक है, जो भाग 3 का पार्ट है, भाग 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। एनी लॉ व्हिच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हिच टेक्स अवे और एब्रीज द राइट्स इन्यूमरेटेड in part 3
ऐसा टर्म का उपयोग किया गया है। तो इसके तहत में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और धारा 136 के तहत में सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार है कि अगर, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि वो स्पेशल लीव ग्रांट करता है और इसके तहत में कोई जजमेंट या कोई डिक्री या कोई ऑर्डर जो अन्य कोर्ट के द्वारा पास किए गए हैं उसको सुनने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो इसके तहत में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में है। जुडिशियल रिव्यू और पब्लिक जुडिशियल रिव्यू प्लस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये दोनों खास करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत पीएन भगवती, जस्टिस भगवती के द्वारा 1979 से शुरू की गई थी और इसका जो बेसिक फीचर ये है कि जो ग्रुप इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए तो फंडामेंटल राइट सही है कि अगर आपके किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल होता है, तो उसके लिए आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक तो भाग 3 में सारे विस्तार से संविधान ने बताया ही है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसका जो बेसिक फैक्ट यह है कि अगर कोई ग्रुप इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा हो, तो अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। जैसे कि बिहार में बहुत सारे जो अंडर ट्रायल्स थे या एक्यूज थे, वो बहुत दिनों से बिना मतलब के जेल में बंद थे, तो वहां के कैदियों ने आवेदन दिया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जांचा, परखा और उसमें जजमेंट दिया, जिसके कारण से लगभग 40,000 कैदी जेल से बाहर आ पाए थे। तो इसको पीआईएल भी कहते हैं, बशर्ते कि जो पीआईएल हो वो सपोर्टेड विथ फैक्ट्स हो, मैलिशियस पीआईएल नहीं हो और किसी से बदला लेने की कार्रवाई नहीं हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आजकल इस मामले में बहुत सख्त है। मैं जुडिशियल रिव्यू और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि उसमें आपको अच्छा लगेगा। अब दोस्तों चलते हैं कि हाई कोर्ट के अन्य क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला जो अधिकार है वो है कि वो अपने जो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनके सुपरविजन प्लस कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि हर एक जिले में शासन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना की गई है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उनके अधीनस्थ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होते हैं और उनके अधीन सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको एसीजीएम कहते हैं,
ये पूरा स्ट्रक्चर प्रत्येक जिले में मौजूद है। हाई कोर्ट माने उस स्टेट का हाई कोर्ट अपने अधीन जितना भी जिला कोर्ट है, जितना भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उस सब को कंट्रोल करने का, पर्यवेक्षण करने का अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त है। उनके लिए रूल बनाने का, रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करने का भी अधिकार है। ताकि कोर्ट का काम सुचारू ढंग से चल सके। और इसकी व्याख्या आर्टिकल 227 में की गई, जहां पर कि हाई कोर्ट को सुप्रिटेंडेंट एंड कंट्रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी का पूरा अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा हाई कोर्ट ट्रांसफर ऑफ ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, एक केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफर करने का अधिकार प्राप्त है हाई कोर्ट को। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को सुपरविजन ऑफ जजमेंट्स ऑब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यह भी अधिकार प्राप्त है उन्हें। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट आर्टिकल 235 के तहत में अधीनस्थ जजों के माने डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उनके नीचे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी जो काम करते हैं कोर्ट में, उनके प्रमोशन और पोस्टिंग आर्टिकल 235 में प्रमोशन, पोस्टिंग ऑफ जजेस, मजिस्ट्रेट्स, लोअर स्टाफ, ऑफिस स्टाफ्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट के भी, इन सभी के प्रमोशन, पोस्टिंग हाई कोर्ट के स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ और सबऑर्डिनेट कोर्ट के भी ऑफिशियल स्टाफ, जजेस, मजिस्ट्रेट्स के प्रमोशन, पोस्टिंग करने का अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन्हें अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण करने, इनके अपॉइंटमेंट करने, स्टाफ, ये भी अधिकार प्राप्त है ताकि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जुडिशरी के कामकाज में किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं कर सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट को
और हाई कोर्ट्स को पूरे अधिकार प्राप्त हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट का लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसके अधिकारिता को चैलेंज कर रहा है या उसके सम्मान को धूल धूसरित कर रहा है, डेनिग्रेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कोई भी रिकॉर्ड्स बुलाने का अधिकार है। उसी तरह से हाई कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड्स मंगाने का अधिकार है, उससे परीक्षण करने का अधिकार है, उसको देखने का अधिकार है। और इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के प्रेजेंस को सिक्योर करने की, टू सिक्योर द प्रेजेंस of an individual or documents एक 142 आर्टिकल के तहत में ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है। और इसी प्रकार के पावर हाई कोर्ट के पास भी है कि वो किसी व्यक्ति को उपस्थित करने के लिए निर्देश दे सकता है, उसको ऑर्डर जारी कर सकता है कि वो हाई कोर्ट में उपस्थित हो या संबंधित डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कह सकता है। जहां तक जुडिशियल रिव्यू का प्रश्न है, तो हाई कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन एक अंतर यह है कि हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के तहत में अगर कोई कानून को वॉइड किया जाता है, मान लो VOID वॉइड कर दिया गया, माने निरस्त कर दिया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर जुडिशियल रिव्यू के तहत किसी कानून के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी माने संवैधानिकता अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट में दिए गए निर्णय या उसकी संवैधानिकता पर भी जांच की जा सकती है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के अधिकार को ट्रांसग्रेस किया है, मतलब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के उसमें जजमेंट दिया है या जजमेंट सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट, जो उनके अधीनस्थ कोर्ट है, मान लीजिए ट्रिब्यूनल है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो उनके रिकॉर्ड्स को वो बुला सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई विसंगतियां हुई हैं या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हुए हैं, तो उसमें इंक्वायरी भी बिठा सकती है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो उनके अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उस पर पूरे नियंत्रण और पर्यवेक्षण का पूरा अधिकार हाई कोर्ट के जिम्मे है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली में, जो उसका मैंने शीर्षक लिखा था इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो इसके तहत में हमने आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताए और
उसके बारे में विशद रूप से व्याख्या प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त जो हाई कोर्ट के कुछ विशेषाधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ विशेषाधिकार हैं, उसको भी हमने इंगित किया। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में भी हमने बताया कि जब भी कोई प्रकरण कायम होता है तो मैं कुछ 2-3 मिनट का समय लूंगा, तो वो थाने में एफआईआर के रूप में दर्ज होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस में धारा 154 के तहत में सीआरपीसी के 154 सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत में पुलिस को केवल कॉग्निजिबल ऑफेंस, जो संज्ञेय अपराध हैं, उसी में ही उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम करने का अधिकार है। और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उसमें कॉग्निजेंस लेने का अधिकार कोर्ट को है। लेकिन कोर्ट को धारा 190 के तहत में 190 सीआरपीसी में वही अधिकार प्राप्त है जो 154 सीआरपीसी में पुलिस को अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, जब प्रकरण कायम होता है किसी घटना के कारण, मान लीजिए कोई घटना मर्डर का हुआ, तो उस परिस्थिति में पुलिस के द्वारा धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, माने विवेचना किया जाएगा। इस इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, एविडेंसेस, साक्ष्य को संकलन किया जाता है। और इसके बाद में साक्ष्य संकलन पूरा होने के बाद में चार्जशीट पेश किया जाता है। संबंधित कोर्ट में पेश किया जाता है। आप कहीं भी यदि उस जिले की घटना है तो उसी जिले में आपको चार्जशीट पेश करना होगा, दूसरे जिले में आप चार्जशीट पेश नहीं कर सकते हैं। चार्जशीट सीजीएम की अदालत में पेश किए जाते हैं, माने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश किए जाते हैं। और यहाँ पर सीजीएम के द्वारा उस केस का परीक्षण किया जाता है। क्योंकि सीजीएम पहला जो होता है वो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रायल। ये फर्स्ट ट्रायल का मतलब क्या होता है? सीजीएम पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखता है, जो सबूत जुटाए गए हैं उसको देखता है। अगर उसे लगता है कि यह चार्जशीट सही है और जो इसमें जो धारा जो 302 लगाई गई है उसके सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो इस चार्जशीट में शामिल है, तो उसके बाद वह डिस्ट्रिक्ट जज को भेजता है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेजता है। चूंकि सीजीएम को खुद 7 साल से अधिक सजा जिस मामले में है उसमें उसको ट्रायल करने का अधिकार नहीं है। तो इससे चूंकि मर्डर में आजीवन कारावास या कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रावधान है, तो उसका जो ट्रायल किया जाएगा उसकी अधिकारिता या उसका पावर किसके पास में है? डिस्ट्रिक्ट जज के पास में या एडीजे के पास में। तो वो चार्जशीट डिस्ट्रिक्ट जज को सीजीएम के द्वारा, सीजीएम भेजेगा चार्जशीट को डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब डिस्ट्रिक्ट जज यह निर्णय लेगा कि क्या उसे स्वतः विचारण करना है, मतलब ट्रायल करना है, या अपने अधीनस्थ किसी एडीजे को देना है। क्योंकि एडीजे को भी उतना ही पावर है जितना कि
डिस्ट्रिक्ट जज को है, जहां तक कि सीआरपीसी का सवाल है। तो या तो स्वतः ट्रायल करेगा या अपने किसी अधीनस्थ एडीजी को वह केस सुपुर्द करेगा। तो इसको बोलते हैं सेकंड ट्रायल, और पुलिस की भाषा में इसको बोलते हैं एसटी नंबर। तो जब सीजीएम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा जाता है तो उसको वहां पर पुलिस को एसटी नंबर प्राप्त होते हैं, माने सेकंड ट्रायल के नंबर प्राप्त होते हैं। और यही जो नंबर है, मान लीजिए 10 या 20 जो भी है, यही नंबर पुलिस थाने में चलता है, और इसी से उस केस के बारे में जानकारी पुलिस वाले लेते हैं। तो दोस्तों, सिविल और क्रिमिनल ये दोनों मामले के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विभिन्न जजेज और मजिस्ट्रेट पाबंद हैं, और उनके द्वारा प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, मतलब ट्रायल का काम किया जाता है, और उसके बाद में निर्णय पारित किए जाते हैं, और इसके बाद उस निर्णय का अपील हाई कोर्ट में किया जाता है। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि हाई कोर्ट संबंधित केस का रिकॉर्ड खुद बुला ले और ट्रायल करना शुरू कर दे, उसमें कैपिटल पनिशमेंट दे दे, और जैसा कि मैंने बताया, तो ऐसे मामले में उस केस का अपील सुप्रीम कोर्ट में करना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने अभी आपको अपीलेट अधिकार में बताया था। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज काफ़ी विस्तार में मैंने जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।